हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवल लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश ऑल टॉपिक, पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। टारगेट 90 प्लस है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कम से कम 10,000 लाइक तक आप लोगों को ले जाना है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज आपका होगा इंग्लिश में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आपका पैसेज है और ये पैसेज मॉडल पेपर में था, इसीलिए मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नया हूं सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो आओ हम लोग इस पहले पैसेज को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग स्टैंजा को भी सॉल्व करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग सारे को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर आओ सबसे पहले हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पैसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपको हिंदी मीन्स आना चाहिए, यानी कि इसका जो सारांश है वो आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका हिंदी मीन्स नहीं जानोगे तो आप इसका आंसर उतना अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लैंचो। ठीक है, यहां से आप पढ़ो, लैंचो सोल्ड नॉट द स्लाइटेस्ट, ठीक है, एंड सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका हिंदी मीन्स भी आपको निकालना है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ठीक है, एंड गॉड वुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नोर वुड ही डिनाइड एंड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा हिंदी मीन्स भी समझा दूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इमीडिएटली एंड लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू ask for paper and ink. On the published writing table he started to write, and with much wrinkling of his brow cast by the effort he had to take, ठीक है, he had to make to express his ideas। तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अब देखो यहां से अब आप लोगों को इसका हिंदी मीन्स थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां जैसे लिखा हुआ है कुछ चीजें, जैसे यहां लिखा हुआ है स्लाइटेस्ट, तो इसका मीन्स क्या होता है थोड़ा आप लोग इसका मीन्स समझ लो, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा भी, इतना आपको समझना है, ये थोड़ा सा भी। एंड सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, और तो वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, विश्वास, जैसे किसी पर कॉन्फिडेंस हो कि ये टॉप करेगा। ठीक है, और देख लो काउंटेड, यहां लिखा है काउंटेड, काउंटेड मतलब होता है गिनना। ठीक है, एंड यहां एक चीज लिखा हुआ है डिनाइड। ठीक है, डिनाइड यहां कहीं लिखा ये। ठीक है, इसका मतलब होता है मना करना। क्या होता है, मना करना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है लैंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, यानी कि लैंचो ने भगवान के लिए पत्र लिखा और उसको पैसे भी मिले, कुछ पीसेज मिले, लेकिन उनको थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लैंचो थोड़ा सा भी मतलब उस धनराशि को देखकर आश्चर्य प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो सच वाज ही इज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री, यानी कि उनको क्या था, ऐसा उसका विश्वास था कि उन्होंने मतलब भगवान के लिए पत्र लिखा है तो उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो उनको कॉन्फिडेंस था भगवान पर, लैंचो को कॉन्फिडेंस था। ठीक है, गॉड पर, भगवान जो गॉड है, गॉड पर इनको कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें पैसे मिलेंगे। बट लेकिन ही बिकम एंग्री। ठीक है, ही बिकम एंग्री, लेकिन अब हुआ क्या कि देखो वो मतलब क्रोधित हो गया, यानी कि गिना, पहले पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उन्होंने पैसों को गिना तब वो क्या हुए, क्रोधित हो गए। एंड गॉड वुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। अब यहां कहने का क्या अर्थ है कि जो ईश्वर है यानी कि गॉड है, गलती नहीं कर सकते। ठीक है, गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक। अगर मैंने 100 पीसेस लिखे थे तो 100 पीसेस देंगे। ठीक है, लेकिन 70 ही पीसेस इनको मिला था। ठीक है, तो फिर वो क्रोधित हो गया जब उनको गिना पैसे को। एंड देखो नोर वुड ही हैव डिनाइड एंड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड।
अब यहां कहने का क्या अर्थ है कि ना ही वह लैंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं, मतलब जो लैंचो ने प्रार्थना किया था उसको भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लैंचो ने जो रिक्वेस्टेड किया था, प्रार्थना किया था, उसको भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली क्या हुआ, तुरंत, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ठीक है, देखो यहां लिखा विंडो तक गया, आस्क यानी कि मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक। ठीक है, वेंट मतलब जाना। अब देखो फिर क्या है, ऑन द पब्लिश राइटिंग टेबल जो था, एंड ही स्टार्टेड टू राइट। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक लेखन कार्य की मेज, यहां जो लिखने वाले जैसे जिस मेज पर लिखा जाता था वहां गए और वहां क्या किया कि मेज पर और अपनी मतलब तैयारियों को चढ़ा करके जो कि विचारों को अभिव्यक्त किया, यानी कि लेखन कार्य किया। ठीक है, यानी कि लिखना शुरू किया। एंड ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच, यहां लिखा हुआ लिंकिंग ऑफ हिज ब्रोकास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। लैंचो ने अपने विचारों को, मतलब अपनी विचारों को क्या किया, मतलब अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और उसने लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, अपनी आइडियाज को लिखना प्रारंभ किया। तो यहां इसका अर्थ थोड़ा सा आपको समझ में आया। अब देखो इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क का आएगा। ठीक है, 2-2 मार्क का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये आपके लिए पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, यानी कि जो मनी था, पैसे थे, उसको देखकर लैंचो सरप्राइज्ड क्यों नहीं हुआ, आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। अगर आपने भगवान को पत्र लिखा है और आपको पैसे भी मिल जाए तो आपको आश्चर्यचकित जरूर होगा। ठीक है, लेकिन लैंचो को नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, लैंचो ने गॉड के लिए पत्र लिखा, फिर उन्होंने मतलब पैसे भी पाए, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुए लैंचो। और दूसरा क्वेश्चन है, मतलब हु वुड नॉट डिनाई हिज लैंचोज रिक्वेस्ट, यानी कि वो कौन था जो लैंचो की प्रार्थना को अस्वीकार या मना नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहां आपको इसका आंसर, सारा जो आंसर है इसी पैसेज में छुपा हुआ है, इसी पैसेज में आपका आंसर है। लेकिन अब आप लोग नहीं जानते हो कैसे। देखो यहां ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो ये देखो, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ठीक है, क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि उन्हें क्या था, भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस था या फिर गॉड के ऊपर कॉन्फिडेंस था। अब यहां देखो सीधा लिखा हुआ है कि लैंचोज फैथ इन गॉड, यानी कि लैंचो को जो था ना, भगवान के ऊपर विश्वास था, गॉड के ऊपर विश्वास था। सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा उन्हें विश्वास था। डैट की, अब देखो मैं यहीं से पूरा लिख देता हूं, ही लगाकर फिर ये सारे उतार दूंगा। वाज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द गॉड, इसीलिए वो मतलब उस पैसे को देखकर, ठीक है, सीइंग द मनी यानी कि उस पैसे को देखकर सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि उनको गॉड के ऊपर कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि मैंने लिखा है जो वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहां आपका ये पहले प्रश्न का आंसर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हु वुड नॉट डिनाइड हिज लैंचोज रिक्वेस्ट, यानी कि वो मतलब कौन है जो मतलब इनके रिक्वेस्ट को अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जान सकते हो, वो है गॉड, यानी कि गॉड, भगवान, वुड नॉट डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, इनके मतलब रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। अगर ये 2 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 2 + 2 4 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। तो थोड़ा आप ध्यान से करो, आप डेली 1 पैसेज जरूर सॉल्व करो। देखो अगर आप 1 पैसेज डेली सॉल्व करोगे ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं भी पैसेज छोड़कर बोर्ड एग्जाम में नहीं आऊंगा और मैं भी पक्का इंग्लिश में 95% अचीव करूंगा। क्योंकि अगर आप 1 पैसेज करते हो तो 30 दिन में 30 पैसेज, और ये कम से कम 5 चैप्टर का पैसेज हो जाएगा, 6 चैप्टर, और आपका पूरा खत्म हो जाएगा, चाहे आपका वो प्रोज हो और चाहे वो आपका पोएट्री हो। ठीक है, तो ये है आपका, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ो, ज्यादा मन लगाओ, कोशिश करो आप ज्यादा पढ़ने का। तो ये है हमारा पैसेज और ये है इसका रिलेटेड 2 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे स्टेंजा। अब ये देखो आपके सामने एक पोएट्री का स्टेंजा है और आप लोग ये बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो आपके पोएट हैं वो कौन है, इतना आपको जानना जरूरी है।
तो अगर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये पहले ही चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है डेस्कटॉप स्नो। क्या है? डेस्कटॉप स्नो। नाम का आपको नाम याद रखना है चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको चैप्टर का नाम भी पूछ ले, डेस्कटॉप स्नो। और इसके पोएट कौन है ये तो आपको पता ही होगा, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। अब वैसे मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट FROST है, ठीक है, याद रखना। इतना आप याद रखना, ये चैप्टर का नाम, जो इनके मतलब आपका पार्ट है उसका नाम है, और ये है इसके कवि, ठीक है, या फिर कह सकते हो पोएट। अब इसका भी हिंदी मीन्स पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 4 मार्क अगर प्राप्त करना है, गेन करना है, तो इसका भी हिंदी मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग पढ़ा करो, इसका आप लोग सारांश निकाला करो, इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द डेस्कटॉप स्नो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका पैसेज है ना, मतलब स्टेंजा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है एज गिवन माई हार्ट, ये चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रीड। देखो जो लेखक था बहुत ज्यादा मूड ऑफ था, यानी कि वो बहुत ज्यादा उदास था। अब पूरे चैप्टर का आप समझ लो, वो बहुत ज्यादा उदास था। तो वो हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि जो कवि है का मन बहुत ज्यादा उदास था, और एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। धतूरा का वृक्ष, एक धतूरे का वृक्ष होता है जो कि अशुभ माना जाता है, उसके नीचे खड़ा था। फिर हुआ क्या कि जो कवि वृक्ष के नीचे खड़ा था अथवा वृक्ष से गुजर रहा था, अचानक वृक्ष पर बैठा एक कौवा वृक्ष पर बैठा हुआ था, जो मतलब वृक्ष के टहनियों को हिलाया, और वृक्ष से बर्फ के अत्यंत छोटे कण कवि के ऊपर गिरे। जो बर्फ के कण छोटे छोटे उसके वृक्ष पर थे, वो कवि के ऊपर गिरे। तो हुआ क्या कि यहां लिखा हुआ हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि जो मेरा हृदय है, ये चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मूड था, उदास मैं बैठा हुआ था, वो जब बर्फ का टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा तो मेरा जो मूड था वो उदास से हटकर प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया, ठीक है। मैं प्रसन्न हो गया, और मेरा जो मन था वो उदास ना होकर प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यही कह रहा, एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रीड, यानी कि अगर देखो जो कवि है, कभी का हुआ कि मतलब ताजा महसूस कर रहा था, और जो ये घटना दिन का कुछ भाग बचा लेती। देखो वैसे तो अगर कभी बैठा रहता, उदास बैठा रहता, तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता ना, लेकिन जब कुछ दिन के कुछ भाग बचे हुए थे, ठीक है, तो फिर वो बर्फ का टुकड़ा गिरा, तो वो मतलब जो कौवे है या फिर वृक्ष से जो बर्फ का टुकड़ा गिरता है, वो इनके कुछ दिन के भाग को, पार्ट्स को बचा लेता है, बेकार होने से बचा लेता है। ये है इसका हिंदी मीन्स। और अगर आप बुक से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप टाइम दो, मतलब थोड़ा अपना चैप्टर पर फोकस करो, क्योंकि ये सारे आपके परसेंटेज को ज्यादा करेंगे। 4 मार्क आपको मिल जाएगा तुरंत। और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, आप 3 मंथ कम से कम कोचिंग पढ़ोगे या फिर कहीं भी पढ़ोगे, तो फिर आपको 2 से 3 मंथ लग जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने में, और आपका 2 नंबर मिलता है। तो इसीलिए आप एक स्टेंजा डेली रूल बना लो कि हमें एक स्टेंजा सॉल्व करना है। फिर आप लोग देखो सारी चीजें आपका खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे, ठीक है। अब इसका आप लोग देखो, लिखा हुआ है कि जो हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे, जो वो दिन था, उस दिन मतलब लेखक कैसा फील कर रहा था, ठीक है। तो अब आप लोग इसका आंसर तो जान ही गए होंगे, मैंने थोड़ा सा बता दिया। बहुत ज्यादा उदास था, जो लेखक था बहुत ज्यादा उदास था, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि द पोएट, जो मतलब पोएट है, ठीक है, द पोएट फेल्ट मतलब महसूस कर रहा था, सैड मतलब बहुत ज्यादा उदास, अबाउट हिज डे यानी कि इस दिन। बस इतना छोटा सा, देखो मैंने किया क्या है कि ये छोटा सा शब्द मैंने यूज किया हो, 2 नंबर मुझे मिल जाएगा। देखो ये केवल सैड और सारी चीजें वही लिख दिया है। द पोएट फील का जो फीलिंग है उसको फेल्ट यानी कि उसका सेकंड फॉर्म कर दिया, और सैड कर दिया है, और अबाउट यही लिख दिया है, हिज डे। तो थोड़ा सा अगर आप माइंड सही करके पढ़ोगे तो 2 मार्क आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ डज द पोएट मूड गेट चेंज्ड। अब देखो जो पोएट था
उसका मूड कैसे चेंज हो गया। तो आपको पता है ना, यहां से मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताता हूं ताकि आप लोगों की हर एक चीज की तैयारी अच्छे से चले, हर एक सब्जेक्ट की। कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं आप लोगों को उसकी भी तैयारी कराऊंगा। द जो पोएट है, पोएट्स लिख सकते हो, ठीक है। मूड, जो मूड है उसका, मूड मतलब जो मतलब कहते नहीं कि मेरा मूड खराब है। गेट चेंज्ड, मैंने देखो अभी पूरा जो चीजें लिखी है वो पूरा क्वेश्चंस में से लिखा है। यहां से द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड, ठीक है। अब यहां आपको लिखना है अपनी भाषा। आफ्टर, आफ्टर ये क्रो यानी कि एक कौआ, आफ्टर ये क्रो एक कौआ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखो यही सब आपको समझना है। शूक डाउन यानी कि बैठ गया, शूक डाउन, ओके। अब क्या हुआ, ये हाँ, ये डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कुछ टुकड़े, ठीक है। फ्रॉम ये कहां से गिरता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जब बर्फ के कुछ टुकड़े लेखक के या कवि के ऊपर गिरता है तो उसका मूड क्या हो जाता है, ऑन हिम लिख दो, चेंज हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको माइंड अपना मतलब सेट करके बैठो, फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, यहां से अगर आप सही कर लोगे 2 मार्क मिल जाएगा। और ये सारे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इंग्लिश का सिलेबस चेंज है, इसलिए मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताता हूं कि आप लोग यार सारी चीजें की तैयारी करो, इंग्लिश की भी बेहतरीन तैयारी करो ताकि आपको कुछ ना छूटे। पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसे समझने वाले हैं यहां, ठीक है। जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, लिखा हुआ ही सैड टू मी, यानी कि ही सैड टू मी, फिर यहां कॉमा लगा हुआ है, फिर इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे। अब आपको इसको कैसे बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका पहले ही इंट्रोगेटिव है। अब आप इसे कैसे बनाओगे, अगर आप जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। यहां देखो ही लिखा हुआ है ना, तो इसको आप ही को ऐसे नोट कर लो नीचे, ठीक है। अगर आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका आर आगे लिखा हुआ हो या फिर व्हाई व्हाट, ये सारी चीजें जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं वो सारी चीजें लिखी हुई हो, तो यहां जो आपका सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। आस्क्ड, ठीक है, ASKED, ठीक है, आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर यहां मी आप लिख लो, ओके। और अब आप लोग इफ या वेदर का प्रयोग करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का प्रयोग करना है या फिर वेदर का, तो मैं इफ का प्रयोग कर लिया। अब ये जो आपका यू है ना, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया होगा। और यहां हो जाएगा आई, और यहां जो आप लोगों का ये प्रेजेंट आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, आई वॉज, ठीक है। अब आपका वेटिंग, उसमें भी आईएनजी का प्रयोग होता है, उस टेंस में भी और इस टेंस में भी, फॉर, ठीक है। अब यहां जो आपका माई है ना, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये बदलेगा ही से, तो यहां हो जाएगा हिज, ठीक है, हिज फादर। अब यहां टू डे लिखा हुआ है ना, टू डे, तो यहां आप कर लो डैट डे, क्या करोगे, डैट डे। बस सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, घर पर प्रैक्टिस करते हो, लगाते हो, तो फिर आपको ये सारी चीजें याद होगा, ओके। सेकंड नंबर आप लोग समझो, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, फिर यहां कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस क्वेश्चन को आप लोगों को पता होगा या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। देखो ध्यान से समझना है इसमें क्या क्या रहा है। यहां आप लोग समझो, यहां आपका लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना है। यहां लिखा हुआ है द टीचर, तो यहां आप लिख दो द टीचर। अब सैड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, टोल्ड, क्योंकि ये आपका सिंपल सा टेंस है ना, टोल्ड एंड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें डैट का प्रयोग किया जाता है।
अब यहां लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। बस सिंपल ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका इतना क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, उसको आपको चेंज भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपका ये प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट में बदल दो, नहीं। अगर आप पास्ट में बदलोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। अगला टेंस देखो, यहां तीसरा नंबर लिखा हुआ है सी सैड टू हर फ्रेंड्स, फिर यहां कॉमा नॉट कॉमा प्लीज कम अगेन। अब इसे कैसे बनाओगे? अगर प्लीज शब्द आ जाए ना, प्लीज की, केवल मैं प्लीज की बात कर रहा हूं, तो प्लीज मतलब यहां प्लीज क्यों बताया गया? क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कह रहे हो प्लीज हेल्प मी, तो आप उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज राइट माई नोट। यहां अगर आप प्लीज शब्द का यूज कर रहे हो, यहां अब देखो, यहां अगर आप प्लीज, तो यहां आप हमेशा रिक्वेस्टेड का प्रयोग करो, सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का। तो यहां लिखो सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। ओके, अब आपको यहां क्या करना है? कुछ नहीं, यहां कॉमा नॉट कॉमा हटाओ, टू का प्रयोग करो, और ये कम हियर ऐसा कम अगेन लिख लो, प्लीज को हटा लो, क्योंकि प्लीज के स्थान पर समझ लो यहां क्या लग गया, रिक्वेस्टेड। बस ये है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हम लोग आज 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर लिए ना, ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ये 3 में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक, एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है। जैसे यहां लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, तो आई नो हिम वेरी वेल, ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इसको एक्टिव से पैसिव बदलते समय इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको पहला टेंस बताता हूं। यहां लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, वेरी इंपॉर्टेंट वी है, तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करना इस टेंस पर। यहां देखो, यहां क्या होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आगे लिख लिया जाता है और सब्जेक्ट को बाद में। तो आई नो हिम वेरी वेल, यहां ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिम है ना, और ये क्या है? अदर वर्ड है। तो हिम को अगर आप सब्जेक्ट में बदलोगे तो ही का आ जाएगा ना। ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा हूं, ये आपका एक्टिव वॉइस है, और ये आपका, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये आपका पी से पैसिव, वी से वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस। ही लिख दिए ना, ही, अब इज लगाओ, फिर नो। अब इस इतना याद रखना, ये आपकी क्रिया है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बदलते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ टू लगाओ, और टू लगाने के बाद यहाँ जो आपका सब्जेक्ट आई है इसी मी में चेंज कर दो, बस। बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ नो है ना, तो नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ आप लास्ट में वेरी वेल लिख दो, वेरी वेल, ये हो गया। दूसरा देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु राइट से लेटर। हु राइट से लेटर, हु वाला बहुत सारे बच्चों में दिक्कत है, हु वाले जो आपके एक्टिव से पैसिव बदल देंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओनली 2 मिनट में आप चेंज कर लोगे। तो यहाँ जो हु लिखा हुआ है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी आपके ना सब्जेक्ट टाइप के रहेंगे ना आपके, मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही। तो यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है, यहाँ हु को बाई हुम में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है? बाई हुम में। तो बाई हुम, अब आप लोग इज का प्रयोग करोगे, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इज, अब आपको ए लेटर लिखना है, जो आपका ये आगे कर देना है, ए लेटर, फिर आपको राइट का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो आपका क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, रिटर्न। बस इस तरह से आपको हु वाले सेंटेंसेस को बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस। ओके, अब यहाँ तीसरा नंबर हमारा चलने वाला है एक्टिव से पैसिव वॉइस। इसमें क्या कह रहा है? ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। यहाँ आप लोग बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर है ना, हिज ब्रदर है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप लोग जो हिज ब्रदर है इसे आगे लिख लो, हिज ब्रदर। ओके, अब देखो यहाँ हिज ब्रदर के साथ क्या लगेगा? इज, लेकिन ये आपका कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर आपको किसमें पैसिव में बदलना है तो इसके साथ हमेशा विंग का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करोगे? विंग का। फिर यहाँ हेल्प की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड, हेल्प्ड और बाई लगाकर ही का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। बस तो ये है हमारे एक्टिव से पैसिव, जो आपका एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। यह हमारे 3 जो आपके VIMP एक्टिव पैसिव हैं उसको मैंने करा दिया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पंचुएशन, यानी कि पंचुएशन। पंचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे जो छोटे लेटर हैं, अगर बड़ा लेटर आपको करना है वो इम्पोर्टेंट है तो उसको बड़े लेटर में करना होगा। यहाँ आपके फुल स्टॉप जो पीछे हैं नहीं लगाए रहते हैं, और थोड़ा आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके रूल्स भी हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे लिखा हुआ है माई फादर सैड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। यहाँ आपकी जो पंचुएशन है इसकी एक खास बात है, क्या है? इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पंचुएशन दे देगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएगा, और उसको कहेगा पंचुएट करो। फिर आपको कैसे करना है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, थोड़ा जो आपके बड़े लेटर में अक्षर लिखना होगा, बस आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ M जो आपका छोटे लेटर में है तो यहाँ आपको बड़े लेटर में करना होगा, माई फादर सैड टू। अब यहाँ जो राजू कैपिटल है वो स्मॉल है, इसको कैपिटल कर लो। राजू अब यहाँ कॉमा लगाओ और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, यहाँ से आपका ये शुरुआत हो गया। तो यू वाई कैपिटल कर दो, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान दोगे, अब यहाँ आप लोग फुल स्टॉप लगाओ, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो। ये इस टाइप के आपके जो पंचुएशन है बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस टाइप का मतलब जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा, आपको लगाना पड़ेगा। फिर अगर आप लगा दोगे तो फिर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना हो। अब ये देखो विदाउट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये वाले बहुत इजी भी होते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच। फर्स्ट मैटर इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या नहीं होता है, इसमें आपके फुल स्टॉप नहीं लगे हैं, और यहाँ जो शुरुआत आई का है वो कैपिटल से करते हैं, आई। अब देखो सारी चीजें वैसे लिख रहा हूं, एम जैसा लिखा हुआ है, गोइंग टू। अब अली, अलीगढ़ एक नाम है तो यहाँ ए जो है, अली जो है मतलब बड़ा हो जाएगा, कैपिटल लेटर, ठीक है। अब यहाँ टुमारो, अब फिर टू, फिर प्ले जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिख रहा हूं, ए हॉकी मैच, ए हॉकी मैच, बस फुल स्टॉप। ये है हमारा पंचुएशन, और सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितना मैं बता रहा हूं, चाहे पंचुएशन हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ये याद रखना है बस, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आप लोग समझो, यहां क्या लिखा हुआ है, आई सेड टू मोहन वर्क हार्ड इफ यू वेंट टू पास। यहां भी वही चीजें हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जो प्रोग्राम है वही चीजें हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। और मैंने कहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही पंचुएशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ जो आई है इसको कैपिटल कर लो, चलो कर लिया गया ना। फिर सैड लिख दो, टू लिखो, मोहन का यम कैपिटल कर लो क्योंकि नाम है, नाउन है मोहन, फिर कॉमा लगवाओ, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर डब्ल्यू कैपिटल लिखो, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, फिर वही फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये है हमारा मेन तरीका समझने का, मेन जो आपका है। तो ये हमारा हो गया ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा।
ठीक है, तो ये तीसरा पंक्चुएशन है और आई होप कि आपको जो तीसरा पंक्चुएशन, पहला पंक्चुएशन, दूसरा पंक्चुएशन सारे समझ में आ गए होंगे। और ये सारे BIMP हैं। देखो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि पूछा भी जाए। कंप्लीट रखो, अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस लगाते रहो, लगातार लगाते रहो, ठीक है। अब हमारा आ रहा है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। क्या आ रहा है? रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में आपको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर मतलब आपको उसको व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, प्रीपोजिशन अलग है, वर्ब अलग है, कोई व्यवस्थित नहीं है। इसको आपको व्यवस्थित करना होगा। तो कैसे आप करोगे? देखो यहां आपको लिखना है दे। दे एक सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। वे, दे। चलो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? दे। अब अगर आपके कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वेयर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप सीधा आपका जो ये वर्ब है उस पर ध्यान दो। प्ले, दे प्ले। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है हॉकी, दे प्ले हॉकी। अब आप अदर वर्ड, ऑन एवरी संडे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आप अपना माइंड सेट करके बैठो, फिर आप सब कुछ कर लोगे। दूसरा नंबर लिखा हुआ है इनिंग्स वाई एंड द मैच वन इंडिया। इंडिया यहां क्या है? सब्जेक्ट है, इंडिया। एंड फिर आपको अगर मैंने कहा है आपका हेल्पिंग वर्ब है जो इज, आर, एम, वाज, वेयर नहीं हो तो आप सीधा क्या लिखोगे? वर्ब। जो वन है ये विन का सेकंड फॉर्म है और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है। विन जीतना, और वन मतलब भी जीतना, ठीक है। वन। फिर आपको क्या लिखना है? द मैच, द मैच बाई एन है ना, एन इनिंग्स। बस ये है हमारा रीऑर्डर करना, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस व्यवस्थित करना। तीसरा समझो, माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। तो यहां आप जानो, यहां माई ब्रदर ही आपका सब्जेक्ट हो सकता है और मी ही ऑब्जेक्ट हो सकता है और टॉट मतलब सिखाना, ये आपका क्या हो सकता है? वर्ब, ठीक है। तो यहां आप लोग समझो, माई ब्रदर taught me स्विमिंग, taught me स्विमिंग। तो ये है हमारा क्या? रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। और आई होप कि आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक कराने वाला हूं ट्रांसलेशन, और ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। दिख तो रहा है इजी, लेकिन ये BIMP है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी आपके बुक में नहीं है। ये समझना होगा आप लोगों को, और अगर आप लोग कोई भी गलती करते हो ना इसको बनाने में, तो फिर आप लोग समझ लो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा बहुत अच्छी तरीका से, तो आप लोग ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। लिखा है जो इलाहाबाद है एक ऐतिहासिक नगर है। क्या है? इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है और यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है और गंगा और यमुना नदियों का यहाँ मिलती हैं, जो गंगा और यमुना नदियां हैं यहाँ मिलती हैं। ओके, अब देखो इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कौन कौन से टेंस हैं। इसमें ज्यादा टेंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे टेंस हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में देखो आपके 4 मार्क का या 5 मार्क का आता है ये, तो वैसे इजी है। देखो यहां सबसे पहले लिखना है इलाहाबाद। थोड़ा आप लोग एक बात याद रखना, कैपिटल लेटर में लिखना, जो आपके फेमस जगह है इलाहाबाद इंपॉर्टेंट है और फेमस है, तो यहाँ इलाहाबाद। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो फिर नंबर कट भी सकते हैं। ये इज जो आपका ये है यानी कि नगर है, ये आपका सिंपल है, सिंपल इजारे में है, तो इज। अब देखो ऐतिहासिक का होता है हिस्टोरिकल, तो इसको पढ़ा जाता है एन लिखा जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ा जाता है हिस्टोरिकल, हिज नहीं पढ़ा जाता, हिस्टोरिकल। तो यहाँ आप लोग HISTORICAL हिस्टोरिकल सिटी,
ठीक है, यहां आप लोग फुल स्टॉप लगाओ बस। यह शिक्षा का केंद्र है। कौन? यह का मतलब होता है इट। इट इज मतलब है। द सेंटर, सेंटर मतलब क्या होता है, सॉरी, द सेंटर, सेंटर मतलब होता है केंद्र, किसका? ऑफ एजुकेशन का। किसका? एजुकेशन, फुल स्टॉप लगाओ। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। कैसे बनाओगे? यहां का आप यहां लिखो दियर। दियर मतलब यहां। इज मतलब है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहां का? ऑफ। देखो यहां हाई कोर्ट पहले लिखा गया, उत्तर प्रदेश बाद में, क्योंकि जहां का लिखा हुआ हो ना वहां आप लोगों को ये पीछे वाला पहले और ये बाद में, लेकिन निर्जीव हो, जैसे उत्तर प्रदेश निर्जीव है। अगर कोई सजीव चीज हो तो यस कॉमा मतलब डैश लगाकर एस लग लिया जाता है और वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश को आप यूपी भी लिख सकते हो, यूपी। गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं। गंगा और जो यमुना नदी है यहां मिलती हैं। कौन कौन नदियां मिलती हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा दगंगा। देखो जो नदी है ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसका जो जी है ना कैपिटल लिखना हमेशा याद रखना। एंड द यमुना लिखना, द और वाई कैपिटल लिखना, यमुना। दो नदियां हैं तो आप क्या लिखोगे? रिवर लिखोगे या रिवर्स? रिवर लिखोगे ना, रिवर्स लिखोगे ना, रिवर्स। कहाँ? यहाँ देखो मीट मतलब होता है मिलना, हेयर मतलब यहाँ। बस इतनी सी तो बात है। ये है हमारा कई सारे टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इसमें आपको कुछ रूल्स भी समझ में आए होंगे और इम्पोर्टेंट है, और ये आपका एक साइड से प्रैक्टिस भी हो चुका है। फिर हम लोगों ने समझा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और हम लोगों ने समझा जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझे कुछ रूल्स भी समझ में आ गया होगा। पंक्चुएशन भी हम लोगों ने समझ ही लिया है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो और मैंने यहाँ समझाया आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। तो यहाँ से आपके वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। फिर हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक एप्लीकेशन को दिखाता हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन को दिखाता हूं। पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है आप लोग देख सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। यानी कि आपकी कजिन सिस्टर की मैरिज में आपको जाना है और आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसको लिखना आप लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आप लोग कोई भी गाइड लोगे उसमें भी दिया हुआ है। तो आप लोग ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये आप लोग देख लो कौन सा एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। ये हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सेकंड नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कौन सा है? यहां आप लोग देख सकते हो, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, यानी कि आपकी माता बीमार है। सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट एंड यू 4 days, यानी कि आपको 4 days की छुट्टी चाहिए, 4 days लीव। ठीक है, आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी माता बीमार है, इसीलिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए। अपने एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए, प्रधानाचार्य के लिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और आपको हमेशा एप्लीकेशन जो है ना वो प्रिंसिपल के लिए ही लिखना पड़ता है, स्कूल में ही देना पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, केवल यहाँ 4 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है और यहाँ आप लोग देखो आपकी माता बीमार है इसलिए लिखना है। ठीक है,
और थर्ड नंबर जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कौन सा है, यहां देख सकते हो तीसरा नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, यानी कि जो आपके खेल के टीचर हैं, अध्यापक हैं, फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट्स बॉल्स एंड बैट्स। यानी कि आपको क्या लिखना है कि जो आपके गेम्स के टीचर हैं वो मतलब इवनिंग में जो आपके गेम ग्राउंड है उसमें आए और दो बैट, जो आप लोगों का 2 क्रिकेट बॉल यानी कि बॉल और 2 बैट प्रस्तुत करें, ठीक है, मतलब कमी है उसको लाएं, ठीक है, 2 क्रिकेट बॉल एंड 2 बैट्स। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सारे एप्लीकेशन आपको पता है कैसे लिखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा सही तरीका एप्लीकेशन लिखने का, और अगर ऐसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा। ये हमारा तीसरा है। सारे एप्लीकेशन नोट कर लो, इन एप्लीकेशन को जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है। यहां आप लोग देखो, यहां आप लोगों का जो चौथा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य के लिए, ऑफ योर कॉलेज या फिर स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, आपको मतलब क्या लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपका टीसी होता है उससे लेना है, ठीक है, या फिर स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर आपको मतलब उसे जो आपका सर्टिफिकेट है उसको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लो, सारे एप्लीकेशन नोट कर लो और आपको बुक में मिल जाएगा, तैयार कर लेना, ठीक है। यहां आपको प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको क्या लेना है, गिव यू ये कैरेक्टर स्केच, ये हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये हमारा है 4 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। चारों एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया कौन कौन सा हमें तैयार करना है, ताकि आप लोग वो एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लो, ठीक है। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर एप्लीकेशन जो कि लास्ट एप्लीकेशन है। यहाँ आपको 5 एप्लीकेशन केवल बता रहा हूँ, ये तैयार करके जाना। फिर मैं हर एक इंग्लिश का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश की भी लगातार तैयारी कराई जाएगी, केवल आप लोग ध्यान से पढ़ो जो जो पढ़ाया जा रहा है। 5 नंबर है राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू फुल फी, आपको कॉन्सेशन, ठीक है, आपको मतलब जो आपका फीस है उसमें कंसेशन करने के लिए, आपको फुल फीस जो आपकी है उसको कंसेशन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी के लिए। तो ये है हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। फर्स्ट आपको पता चल गया कौन सा है, ठीक है। सेकंड, आप लोग सारे एप्लीकेशन नोट कर लो, जितना मैं बता रहा हूं वो सारे एप्लीकेशन तैयार करके जाओ, फिर देखो बोर्ड एग्जाम में आपका इसी में से ही एप्लीकेशन आएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग भी बताऊंगा, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बताऊंगा, और जो आप लोगों का आर्टिकल है वही ऐसे है तो उसे बता दूंगा, ताकि आप लोग उसे जरूर तैयार करके जाओ। तो ये है हमारा एप्लीकेशन जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट VIMP एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये आपको तैयार करके ही जाना है। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां हम लोग एक एप्लीकेशन लिखने वाले हैं जो कि समझ लो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, जो आपके गेम्स टीचर हैं, खेल की अध्यापक हैं, फॉर अरेंजिंग रेगुलर, यानी कि रेगुलर इवनिंग गेम में आने के लिए, एंड इन द कॉलेज एंड इशू, यानी कि इसकी कमी है 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, यानी कि 2 क्रिकेट जो आपके बॉल हैं, ठीक है, गेंद, और 2 बैट्स प्रस्तुत करें, ठीक है। तो यहां आप लोगों को कैसे लिखना है मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आपको यहां 2 लिखना है जो कि दिख रहा है 2, और यहां कॉमा लगाना है आगे। फिर द गेम्स टीचर लिखना है जो कि आपको दिख रहा है, फिर यहां कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर अपने स्कूल का नाम जो कि मैंने लिखा है VAV इंटर कॉलेज मेरठ। देखो मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है, जो कि जैसा एग्जाम्पल है वैसा आप यहां अपने स्कूल का नाम लिखना जो आपके स्कूल का नाम है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 2 लगाने के बाद यहाँ कॉमा लगाना है, फिर यहाँ द गेम्स टीचर, फिर कॉमा लगाना है, एंड VAV इंटर कॉलेज मेरठ, फिर यहाँ आपको फुल स्टॉप कर देना है। इतना समझ में आया।
फिर यहां आपको लिखना है सर, यहां कॉमा लगाना है, सर लिखने के बाद क्या लगाना है, कॉमा। फिर आपको क्या लिखना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि आदर के साथ। आई विश टू से दैट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज विश टू प्ले क्रिकेट, यानी कि यहाँ जो कॉलेज है, स्कूल है, उसके बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सोच रहे हैं या विश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं गेम खेलने का, क्रिकेट खेलने का, इन द कॉलेज ग्राउंड, यानी कि जो कॉलेज का ग्राउंड है उसमें, ठीक है। तो बट देयर आर नो अरेंजमेंट, जो क्रिकेट गेम के टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो मतलब अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, यानी कि जो डेली मतलब उपस्थित नहीं रहते हैं, जो इवनिंग का गेम है उसमें, जो शाम का गेम है, खेल है उसमें। और फिर यहाँ आप लोगों को ये एप्लीकेशन ऐसा लिखना है, फिर आपको लिखना आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डेली मतलब इवनिंग गेम में उपस्थित हों। एंड आल्सो प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स इन माई नेम, यानी कि आपको 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स युक्त, यानी कि यहाँ प्रस्तुत करना है, इशू है, कमी है, उसको लाना है माई नेम, यानी कि मेरे नेम पर, ठीक है। ये देख लो, ये है एप्लीकेशन, सही तरीका लिखने का। अगर आप ऐसा लिखोगे तो मैं 1 मार्क का बात कर रहा हूं, 1 मार्क भी एग्जामिनर नहीं कट कर पाएगा। हैंड राइटिंग की बात की जाए तो हैंड राइटिंग आई होप कि अगर ऐसा भी लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क मिल जाएगा। और अगर आपकी हैंड राइटिंग और अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ लिखा हुआ है थैंकिंग यू, ठीक है। फिर यहाँ योर एविडेंटली, यहाँ एक्स यानी कि XYZ या फिर XXX लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ या फिर XYZ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर यहाँ क्लास 10th एंड यहाँ आपको डेट डालना है, जो डेट है यहाँ देख लो, डेट उस दिन का डेट, और फिर आपका पूरा एप्लीकेशन हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से अगर आप एप्लीकेशन लिखोगे तो आप लोगों को फुल मार्क दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हो 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैंने बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके दोबारा आप ये 5 एप्लीकेशन देखकर नोट कर लो और तैयार कर लो। और ये मैंने जो लिखने का सही तरीका बताया है, ऐसा ही एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। ये इंग्लिश का है, साइंस का भी आप लोगों को दिया जाएगा, सोशल साइंस का भी दिया जाएगा, मैथ का, सारे का। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।